बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम करेक्शन अफेयर्स देख रहे थे, उसके हमने कुछ क्लास में एग्जांपल्स प्रैक्टिस की थी और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, आज हम उसके ना एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज ही आने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है आपका। और जहाँ तक हमने प्रैक्टिस कर ली है मुश्किल या लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह एमसीक्यूज हमें अब आसान लगने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं ज़रा कि यार एमसीक्यूज हमें आसान लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। ठीक है, मुश्किल मुश्किल बड़े बड़े क्वेश्चन हमने किए थे। तो चलें जी, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ऐसा करता हूँ, छोटे छोटे लेक्चर बनाते हैं। इस लेक्चर में हम 1 से 5 तक एमसीक्यूज कर लेते हैं, और फिर आखिरी 5, पहले 5 आखिरी 5, इस तरह करके चलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, पहला एमसीक्यूज, आई एम ना रॉन्गली क्रेडिटेड। देखो, उसने खुद ही कह दिया रॉन्गली, गलती से। क्या? क्रेडिटेड रिटर्न इनवर्ड्स ऑफ 3500। रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? कोई चीज़ आपकी इनवर्ड आई है, वापस आई है। तो कौन सी चीज़ वापस आई होगी? जो आपने सेल की होगी वही वापस आई है ना। तो रिटर्न इनवर्ड कहते हैं किसको? सेल रिटर्न को। ठीक है, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया सेल रिटर्न 3500 को, किस में? टू रिटर्न आउटवर्ड में क्रेडिट कर दिया। रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है जी? परचेज रिटर्न। ठीक है, आल्दो रिसीवेबल अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। रिसीवेबल भी करेक्टली क्रेडिट किया, मतलब दोनों चीज़ें उसने क्रेडिट क्रेडिट कर दी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जैन में सोचते हैं। ठीक है, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। लेकिन हमारे माइंड में आनी चाहिए कि भाई सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है। तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है हमेशा? सेल रिटर्न डेबिट 3500। ठीक है, और रिसीवेबल क्रेडिट, ये उसकी करेक्ट एंट्री होती है। ठीक है, सेल रिटर्न आप डेबिट कर देते हैं, रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर देते हैं। इस भाई ने क्या, अमना ने क्या किया भाई जी? अल्दो रिसीवेबल वाज करेक्टली क्रेडिट, मतलब रिसीवेबल को तो उसने सही क्रेडिट किया हुआ है, रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन सेल रिटर्न को उसने डेबिट नहीं किया, बल्कि क्या किया? रॉन्गली क्रेडिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न को उसने क्रेडिट किया हुआ है। उसने खुद लिखा हुआ है, यार लिखती है तो हम ये ज्यूम करते हैं कि यार उसने डेबिट किया हुआ है। लेकिन वो खुद बता रही है कि यार हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है। क्या? परचेज आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। रॉन्गली क्रेडिटेड सेल रिटर्न, जो 3500 की सेल रिटर्न थी, उसको क्या किया? टू रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। ऑल्दो रिसीवेबल अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, रिसीवेबल भी करेक्टली क्रेडिट किया। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि भाई रिसीवेबल करेक्ट एंट्री में देखो क्रेडिट होने चाहिए, उसने भी क्रेडिट किए हुए हैं। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, रिसीवेबल का मसला नहीं है। गलती उसने क्या की कि सेल रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था, उसने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया। मतलब दो गलतियां, याद है ऊपर लेक्चर में हमने क्या पढ़ी थी? एक तो हमने कहा कि यार उसने रॉन्ग अकाउंट किया हुआ है। ठीक है, रॉन्ग अकाउंट, मतलब सेल रिटर्न के अकाउंट में जाकर एंट्री करनी थी, वो परचेज रिटर्न के अकाउंट में चलेगी। ठीक है, तो अकाउंट गलत है। दूसरा, साइड भी गलत है। सेल रिटर्न डेबिट होता है, उसने डेबिट के बजाय रॉन्ग अकाउंट में जाके क्रेडिट कर दिया है। तो साइड भी रॉन्ग। दो गलतियां। ठीक है, इस तरह के हम बेशुमार एग्जांपल्स कर चुके हैं, हम दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रॉन्ग अकाउंट में किया, सेल रिटर्न की जगह परचेज रिटर्न में किया। ठीक है, दूसरा साइड भी रॉन्ग की, डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट किया। तो यानी कि उसने क्या किया? दोनों एंट्रीज की साइड क्रेडिट ही कर दी। तो डेबिट पे क्या कुछ आ रहा होगा? जवाब है नो। तो जब भी इस तरह की अनबैलेंस्ड एंट्री होती है, तो वहां पे क्या आता है भाई? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, 3500 और 3500 कितनी होंगी? 7000 का डेबिट। ठीक है, जब उसने ये रॉन्ग एंट्री बुक्स में पोस्ट की होगी, रिसीवेबल को 3500 से क्रेडिट किया और परचेज रिटर्न को भी 3500 से क्रेडिट किया। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में जब गया होगा डेबिट क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस में 3500 क्रेडिट 3500 क्रेडिट, डेबिट में कुछ हुआ हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7000 का सस्पेंस।
ठीक है, तब जाके ये 7,000 इज इक्वल टू 7,000। हमने क्या कहा था, ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 7,000 है यहाँ पे 7,000 होना चाहिए, तो वो क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, ये बहुत डिटेल में हमने लेक्चर्स में बात कवर की हुई है। तो सस्पेंस अकाउंट आएगा 7,000 का। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस प्रीपेड, ट्रायल बैलेंस में क्या फ़र्क होगा जी। ऑप्शन ए कि ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में होगा 3500 मोर देन क्रेडिट साइड, नहीं। टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड विल बी मोर, नहीं, क्योंकि उसने दोनों एंट्री क्रेडिट पे की है तो डेबिट साइड पे फ़र्क आ रहा होगा। और कितना, डबल अमाउंट से, 7,000 से। ट्रायल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड विल बी 7,000 मोर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे 7,000 ज़्यादा होगा, नहीं, बल्कि क्रेडिट साइड पे 7,000 ज़्यादा होगा, जो फिर हम उसको सस्पेंस में डाल के ठीक करें। टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड पे जो टोटल है 7,000 वो ज़्यादा होगा, तो इसलिए फिर हम उसको क्या करेंगे, 7,000 डेबिट साइड पे भी सस्पेंस बनाएंगे। तो ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आ गई। इस तरह के मेरे हाल में 2 से 3 एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर किए हैं। तो जिस स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रहा वो लेक्चर देखेगा इंशाल्लाह, और उसको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन डी बनता है कि क्रेडिट साइड पर 7,000 ज़्यादा होगा डेबिट साइड की निस्बत। क्यों? क्योंकि उसने एंट्री में दोनों साइडें क्रेडिट ही कर दी हैं, तो डेबिट कुछ किया ही नहीं है। तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे 7,000 ज़्यादा आ रहा होगा, डेबिट पे कुछ है ही नहीं, तो कुछ आ ही नहीं रहा होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, समझ आ गई जी। दोनों साइडों पे उसने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। 3500 का क्रेडिट तो होना चाहिए था, ठीक है, और ये गलती से किया, तो 3500 3500 7,000 का क्रेडिट हुआ है। ठीक है, डेबिट कुछ है ही नहीं, तो डेबिट साइड पे ऑटोमेटिक जब जैसे ट्रायल बैलेंस में लेंगे डेबिट साइड पे फर्क आ रहा होगा। ठीक है, इधर 7,000 है उधर 0, तो समझो 7,000 का फर्क है। तो ऑप्शन डी। ठीक है जी, सेकंड एमसीक्यूज। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर एम शो द प्रॉफिट ऑफ 15,500 का प्रॉफिट था उसका। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर 5,000, 5,000 का इक्विपमेंट लिया। ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड एज डेबिट रिपेयर्स अकाउंट एंड क्रेडिट कैश हैं। इक्विपमेंट तो एसिड नहीं है, तो डेबिट क्या होना चाहिए था, एसिड। एसिड डेबिट होना चाहिए था 5,000 से, कैश क्रेडिट होना चाहिए था 5,000 से। ठीक है, उसने क्या किया, उसने डेबिट किया रिपेयर अकाउंट को। रिपेयर 5,000 डेबिट, रिपेयर तो एक्सपेंस होते हैं ना। एसिड रिकॉर्ड करना था, उसने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। चलो जी, ये तो वही एग्जांपल है जो हमने अभी लॉन्ग क्वेश्चन निकाल लिया परसों किया था, उसके अंदर ये दोनों ऊपर वाला एग्जाम्पल 1 भी उसी में, याद है, कॉपी है। एग्जाम्पल 2 भी उधर से ही आई है। ठीक है, जो ऊपर एग्जाम्पल ही हमने पढ़ी थी वही चीज़ें हैं, तो आई होप आपको ये समझ आई आएंगी इंशाल्लाह। चलें जी। इट इज़ पॉलिसी टू डेप्रिसिएट इक्विपमेंट 10% एंड चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल भी आप परचेज करेंगे पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, व्हाट इम्पैक्ट ऑफ करेक्टिंग एरर होगा प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो हमने कहा, क्या कहा था, जब प्रॉफिट और लॉस ठीक करते हैं तो जो भी होता है प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन वो लिखते हैं। कितना गिवन है जी, 15,500। ठीक है, उसमें कुछ प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स करते हैं और फिर आ जाता है हमारा करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है जी। अब पहली बात यह है कि उसने एसिड रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। ठीक है, 5,000 का एक्सपेंस, वो क्या वो एक्सपेंस होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वो एसिड रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करेंगे कि एक्सपेंस को वैसे ही उसने डेबिट किया है, भाई एक्सपेंस को आप क्रेडिट करो। रिपेयर एक्सपेंस को आप क्रेडिट क्रेडिट कर दो कि भाई ये गलती से चार्ज किया। और हाँ, एसिड को डेबिट करो कि भाई एसिड डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, एक्सपेंस क्रेडिट होता है। एक्सपेंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है ना इनकम या एक्सपेंस, तो वो क्रेडिट हो रहा है तो मतलब प्रॉफिट को बढ़ा देगा।
एक्सपेंस कम कर रहे हैं हम तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट में 5,000 रुपया ऐड कर दो। वजह क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस रिवर्स किया, कि भाई ये तो एक्सपेंस है ही नहीं, आपने वैसे ही एक्सपेंस बना के प्रॉफिट से माइनस किया है, भाई ये एक्सपेंस नहीं है, इसको वापस ऐड पे करो, ठीक है, प्लस। हाँ, ठीक है। हाँ, एसिड आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो अब आप एसिड रिकॉर्ड कर रहे हो। तो मैंने क्या कहा था, जब भी एसिड की एडजस्टमेंट आएगी तो वहां पे डेप्रिसिएशन लाजमी हिलेगी। ठीक है, जहाँ पे भी एसिड का मसला आएगा वहां पे डेप्रिसिएशन का मसला आएगा ही आएगा। ठीक है। तो आपने 5,000 का एसिड रिकॉर्ड ही नहीं किया था, उसको आपने एक्सपेंस बनाया हुआ था, एसिड आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। ठीक है। तो क्या उसको डेप्रिशिएट किया होगा? जवाब है नहीं, तो आप डेप्रिशिएट करें। 5,000 का एसिड है, क्या उसकी डेप्रिसिएशन है? 10%। ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, जिस साल भी परचेज करते हैं पूरे साल की, तो ठीक है, 5,000 के 10%, 500 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो भी आप मर्जी है, ये एंट्री होती है। ठीक है। तो हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट जाएगा किस पे? प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट में से 500 माइनस हो जाएगा। वजह क्या है जी? डेप्रिसिएशन। तो ये ओवरऑल जो है प्रॉफिट पे इम्पैक्ट है, ये भी वही एडजस्टमेंट है, ऊपर हम 3-4 बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 5,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा और 500 से कम हो जाएगा, तो मतलब नेट इफेक्टिवली 4500 से बढ़ जाएगा। प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय 5,000 नहीं, प्रॉफिट विल बी रिड्यूस नहीं, प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय 4,500, यस, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बनता है कि यार 5,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा और 500 डेप्रिसिएशन से कम हो जाएगा। तो जहाँ पे भी एसिड की एडजस्टमेंट होगी वहाँ पे आप एक तो एसिड की एडजस्टमेंट करेंगे, दूसरा डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लाजमी आएगा। उसने एसिड रिकॉर्ड ही नहीं किया तो डेप्रिशिएट भी नहीं किया होगा। अब जब आप ठीक कर रहे हैं, मतलब एसिड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करें। ठीक है। तो ये उसकी होगी भाई, ये उसकी थी क्या, रॉन्ग, सॉरी करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए, ये उसकी रॉन्ग एंट्री थी, ये उसकी एडजस्टिंग एंट्री थी। ठीक। वही फॉर्मेट है, तीन चीज़ें बनाते हैं, करेक्ट, रॉन्ग और एडजस्टिंग, जो भी बनता है। कि ये उसका प्रॉफिट था, उसने क्या किया हुआ था, वैसे ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस बनाया हुआ था, तो एक्सपेंस ने प्रॉफिट को कम किया होगा, अब हम उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट में वापस ऐड बैक कर दो 5,000। क्या ये हमारा एक्सपेंस नहीं था, ये हमने गलती से माइनस किया, बल्कि ये तो हमारा एसिड था। तो आप एक्सपेंस को रिवर्स कर दो, तो एक्सपेंस जब रिवर्स होगा तो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। और उसको डेप्रिशिएट नहीं किया था तो आप डेप्रिशिएट करो, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब होगा तो 500 माइनस, तो 4,500। ठीक है जी। ये दोनों एडजस्टमेंट हम ऊपर 2-3 बार आई थिंक कर चुके हैं। एग्जाम्पल 3 पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल रिक्वायर क्रिएटिंग अ सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट हमने क्या कहा था, कौन सी गलती से बनता है? कि जब डेबिट क्रेडिट बैलेंस ना हो, ठीक है, तब सस्पेंस बनता है। कि एक साइड ज़्यादा है दूसरी साइड कम है, ठीक है, तो उस केस में सस्पेंस बनता है। तो आए, रिपेयर एक्सपेंस वाज कंसिडर्ड एज परचेज ऑफ एसिड, ये सिर्फ अकाउंट की गलती है। एसिड आपने डेबिट करना चाहिए, रिपेयर की थी आपने, उसको एसिड डेबिट कर दिया, तो इसमें सस्पेंस क्रिएट नहीं होगा, सस्पेंस सिर्फ अमाउंट्स पर क्रिएट आता है। ठीक है, ये तो रॉन्ग अकाउंट में है तो इस पर सस्पेंस क्रिएट नहीं होता। परचेज ऑफ इन्वेंट्री वाज कंसीडर्ड एज परचेज ऑफ नॉन करंट एसिड, आपने इन्वेंट्री ली थी, आपने समझा कि यार ये मेरा कोई नॉन करंट एसिड है, तो इसमें भी सस्पेंस तो नहीं बनता। सस्पेंस कब बनेगा? हमेशा जब दो केसेस में बनता है, याद है लेक्चर नंबर 2 या 3 था लेक्चर, वो आप रिवाइज कर लें। ठीक है, अमाउंट का जब मसला आता है ना, एक अमाउंट ज़्यादा है दूसरी कम है या रिकॉर्ड ही नहीं की, तो वहाँ पे सस्पेंस खुलता है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। एन इनवॉइस ऑफ 2,500 वाज टोटली ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, बुक्स में लिखना ही भूल गए, टोटली टोटली ओमिटेड मतलब दोनों साइडें, डेबिट भी नहीं लिखा क्रेडिट भी नहीं लिखा, फिर भी ट्रायल बैलेंस तो बराबर होगा ना, डेबिट है ना क्रेडिट है, तो बराबर सस्पेंस क्रिएट नहीं होगा।
पेटी कैश एक्सपेंस हुआ 500 का, वर ओनली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। हाँ, एक साइड हिट हुई है, दूसरी साइड नहीं हुई, तो एंट्री क्या हुई है उसने? कैश को क्रेडिट किया है, या बैंक को, ठीक है, को क्रेडिट किया कितने से? 500 से। डेबिट उसने कुछ भी नहीं किया, वर ओनली क्रेडिट इज, बैंक में सिर्फ क्रेडिट हुआ है, डेबिट एक्सपेंस डेबिट किया ही नहीं है। तो क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा 500, डेबिट पे आ रहा होगा कितना? जीरो। तो एक साइड पे 500, दूसरी साइड पे जीरो, तो ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, तो ऑप्शन डी। सस्पेंस कब खुलता है? जब डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो, ठीक है। पहले तीनों केसेस में डेबिट क्रेडिट का मसला नहीं था, इसमें डेबिट क्रेडिट का मसला है कि एक चीज क्रेडिट हुई भी है 500 से, डेबिट नहीं हुई भी। फर्क आ गया, 500 का क्रेडिट है, डेबिट जीरो का, तो डिफरेंस आ गया, तो सस्पेंस क्रिएट होगा, तो ऑप्शन डी। ठीक है, कितनी आसान है, वही एग्जांपल जो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। एग्जांपल 4 पढ़े। जाहिद ग्रांटेड एन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 1500 टू वन ऑफ कस्टमर। ठीक है, आपने अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दिया, ठीक है। द डिस्काउंट अमाउंट वाज करेक्टली इंटर्ड इन द रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल वाली साइड पे सही एंट्री हुई हुई है, बट इट इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट को रॉन्गली क्रेडिट किया हुआ है। द सेल्स टू दिस कस्टमर वाज ओरिजिनली रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट पे सेल रिकॉर्ड की थी, ठीक है। और जायद डज नॉट मेंटेन सेपरेट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड सेपरेट मेंटेन नहीं करता। तो ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अब न्यू स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने सीखा है कि भाई सेपरेट मेंटेन नहीं होते, बल्कि वो सेल में से ही काम कर देते हैं। तो ओरिजिनल एंट्री क्या हुई थी? जब उसने सेल की थी, तो उसने रिसीवेबल डेबिट किया था, ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट किया था, ठीक की थी ओरिजिनल एंट्री, कोई मसला नहीं, इसी तरह होती है। अब जब उसने सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउ किया ना, किसी कस्टमर ने उसको जल्दी पैसे दे दिए और उसने उसको 1500 का डिस्काउंट दिया, तो सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, या सेल डेबिट, ठीक है, रिसीवेबल क्रेडिट, यही एंट्री होती है ना, कि रिसीवेबल में से भी कम कर दो कि अरे 1500 हमें नहीं मिल रहे, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, और जो डिस्काउंट दिया है वो हमारा एक किस्म का एक्सपेंस होता है, तो सेल में से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है कि यार भाई ये तो सेल 1500 से कम हो गया। ठीक है, इस पे हमने बहुत पूरा एक लेक्चर आई थिंक रिकॉर्ड किया था डिस्काउंट के ऊपर। अच्छा, तो ये एंट्री होनी चाहिए, सही है, सही वाली। अब उसने किया क्या है? द डिस्काउंट अलाउड वाज करेक्टली इंटर्ड इन रिसीबल, मतलब कि रिसीबल में करेक्टली इंटर किया है, उसको करेक्ट इंटर करने का ये मतलब है कि उसने उसको सही सही क्रेडिट किया हुआ है, क्योंकि ठीक करें तो क्रेडिट ही होता है। तो करेक्टली इंटर्ड हुआ है इन रिसीबल, तो मतलब उस रिसीबल को उसने क्रेडिट किया हुआ है, बट इट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट। मतलब उसने क्या किया? रिसीबल को करेक्टली इंटर किया, मतलब रिसीबल को सही से क्रेडिट किया, ठीक है। और सेल को डेबिट करना चाहिए था, बट रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, इस रेवेन्यू अकाउंट में दोबारा क्रेडिट कर दिया, तो मतलब सेल को क्रेडिट कर दिया, रिसीबल भी क्रेडिट कर दिया है, सेल भी क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट क्या किया है? कुछ भी नहीं। तो ये वही एग्जांपल कौन सी थी ऊपर, आई थिंक पहली एग्जांपल हमने जो किया, दोनों साइडें क्रेडिट कर दी है, डेबिट कुछ किया ही नहीं है। तो इससे फौरन हमें पता चल जाएगा कि भाई डेबिट पे फर्क आ रहा है, वो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा। क्योंकि सस्पेंस कब आता है? जब डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो। तो इसने क्रेडिट तो 1500 और 1500, 3000 का क्रेडिट कर दिया है, डेबिट में कुछ भी नहीं किया, मतलब जीरो, तो सस्पेंस आएगा डेबिट साइड पे। इन ऑर्डर टू बैलेंस अ ट्रायल बैलेंस, व्हाट शुड बी द सस्पेंस अकाउंट इन ट्रायल, तो किस अमाउंट से आप सस्पेंस करेंगे? 3000 से। 3000, सिर्फ 3000 नहीं बोलना, 3000 डेबिट पूरा बोलना है, तो 3000 डेबिट, ये ऑप्शन बी, ठीक है जी। तो ये सस्पेंस अकाउंट होगा, तब जाके ये बैलेंस होगा, ठीक है। और फिर हम सस्पेंस को, ऑब्वियसली सस्पेंस को हम रहने तो नहीं देते अकाउंट्स में, उसको हम ठीक करेंगे, ठीक है, वो अगला स्टेप है। याद है लेक्चर्स मैंने आपको क्या कहा था? ऑडिटर देखते हैं ना,
जैसे ही देखता है ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं हो, फौरन से सस्पेंस खोलता है, सस्पेंस खोल के वक्त ही उसको बराबर करता है, अपने दिल को तसल्ली देता है। उसके बाद उसको वो ठीक करता है। तो तसल्ली देने के लिए उसने 3,000 डेबिट का सस्पेंस खोलना है, क्योंकि उसने दोनों चीज़ें क्रेडिट कर दी है। तो डेबिट साइड पे जगह खाली है, तो वहां पे सस्पेंस आ जाएगा। सही है जी, कितना आसान है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दिया था, जो कि उसने रिसीवेबल में करेक्ट एंटर की हुई है, तो मतलब रिसीवेबल को उसने ठीक ठीक क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है। और रेवेन्यू डेबिट करना चाहिए था, लेकिन उसको भी क्रेडिट कर दिया, तो दोनों साइडें क्रेडिट। 1,500 1,500 क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा फिर? 3,000। तो ये 3,000 डेबिट, ये ऑप्शन बी है इसका। अच्छा, इसके अगर कोई मुझे क्या बच्चा स्टूडेंट को मैं कहूँ यार कि इसकी मुझे करेक्टिंग एंट्री दिखाओ, तो क्या करेक्टिंग एंट्री पास करेगा? ठीक है, ग्रीन पेन से करते हैं। रेक्टिफाइंग या करेक्टिंग एंट्री। ठीक है। स्टूडेंट क्या करेगा कि भाई रिसीवेबल क्रेडिट होना चाहिए 1,500 से, क्रेडिट हुआ हुआ है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट अलाउड 1,500 से डेबिट होना चाहिए, क्या हुआ हुआ है? नहीं हुआ हुआ, तो डेबिट करो। डेबिट 1,500। ठीक है, डेबिट करो, इस पर भी क्रॉस करो। फिर रॉन्ग में जाओ, सेल 1,500 से क्रेडिट हुई हुई है, क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, तो उसको रिवर्स करो। तो सेल 1,500 से डेबिट, क्रेडिट हुई हुई है, इसको डेबिट कर दो। और सस्पेंस 3,000 से आ रहा है, तो सस्पेंस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सस्पेंस 3,000 का डेबिट है, तो आप खत्म कैसे होगा? 3,000 का क्रेडिट कर दो सस्पेंस। तो ये उसकी करेक्टिंग एंट्री है। आगे सवालों में आ रहा होगा बेरल। ये हमने अभी देख लिया, ठीक है जी। 4 एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। 5वीं एग्जाम्पल। द सस्पेंस अकाउंट शोज अ डेबिट ऑफ 500 का डेबिट है। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट है। ठीक है। जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, ट्रायल बैलेंस कैसे बनते हैं? अकाउंट्स आ रहे होते हैं यहाँ पे, डेबिट, क्रेडिट। तो सस्पेंस में आपने देखा, ट्रायल बैलेंस में देखा, यहाँ पे सस्पेंस के नाम की चीज़ लिखी हुई है और 500 उसका डेबिट बैलेंस है। ठीक है। तो क्यों सस्पेंस आया होगा कि यार कोई डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं हुआ होगा, तभी आया होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कुड बी कॉज ऑफ सस्पेंस? इस सस्पेंस का वो पूछ रहा है क्या वजह हो सकती है। ठीक है। तो चलें जी। वजह तो हमें पता है कि यार कोई चीज़ बराबर डेबिट क्रेडिट नहीं हुई है, तभी सस्पेंस है। चलो जी। अब स्टेटमेंट ऑफ सैलरीज एक्सपेंस बाय 500, 500 से आपने सैलरीज एक्सपेंस को बढ़ा दिया है। ठीक है। इस वजह से सस्पेंस आया होगा? नहीं। आपने किसी को सैलरीज ज़्यादा दे दी हैं या कुछ भी कर दिया, तो सस्पेंस नहीं आता। सस्पेंस तभी आया होगा जब डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है। अवर कास्टिंग। अच्छा, इसे ये नहीं कहा खाली सस्पेंस अकाउंट, उसने कहा डेबिट आ रहा है, तो 500 भी देखना है हमने और डेबिट भी देखना है। तो डेबिट साइड पे क्यों आया होगा? जब क्रेडिट साइड पे कुछ चीज़ आपने ज़्यादा लिख दी होगी, ऐसे ही है ना? जब आपने क्रेडिट साइड पे कुछ चीज़ ज़्यादा लिखी होगी, तो डेबिट साइड पे फर्क आया होगा 500 का। तो आपने सिर्फ सस्पेंस नहीं देखना, बल्कि सस्पेंस 500 डेबिट देखना है। तो इस सैलरीज एक्सपेंस अगर बढ़ा भी दिए 500 से, तो एक्सपेंस क्या होता है जी? एक्सपेंस की नेचर क्या है? डेबिट, तो यहाँ पे 500 एक्स्ट्रा आ रहा होगा, ये तो क्रेडिट एक्सपेंस बनाएगा। ओ सॉरी, क्रेडिट सस्पेंस बनाएगा। तो ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम डेबिट साइड पे क्या क्या आता है भाई, याद करो। एसिड और एक्सपेंस, ये डेबिट साइड पे आते हैं। अगर कोई चीज़ आपने डेबिट साइड पे ज़्यादा लिख दिया है, तो उसका सस्पेंस उसके ऑपोजिट साइड बनेगा, क्रेडिट में बनेगा। ठीक है। हमने वो चीज़ देखनी है जो क्रेडिट साइड पे ज़्यादा लिख दी है, उसकी वजह से डेबिट साइड पे फर्क आ रहा है। अवर कास्टिंग सेल्स अकाउंट बाय 500। सेल्स अकाउंट में आपने 500 ज़्यादा लिख दिया, अवर लिख दिया। तो सेल किस साइड पे आती है? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे क्या आता है? इनकम, लाइबिलिटीज और इक्विटी। एसेट और एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट, इनकम की, लाइबिलिटीज की और इक्विटी की नेचर क्रेडिट।
तो आपने सेल अकाउंट को ओवर कास्ट कर दिया है 500 से, मतलब क्रेडिट साइड पे 500 एक्स्ट्रा लिख दिया है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि क्रेडिट साइड पे 500 आपने ज़्यादा लिखा हुआ है। जब क्रेडिट साइड पे 500 ज़्यादा लिखा हुआ है तो डेबिट साइड पे नहीं होगा, तो यहाँ पे फर्क आ जाएगा, डिफरेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें 500 का डेबिट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी। चलिए अगले ऑप्शन भी पढ़ लें। अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स, सेल्स को कम लिख दिया है। तो कम लिखा है मतलब क्रेडिट साइड पे कम लिखा है। तो क्रेडिट साइड पे जब कम लिखा है तो जो सस्पेंस बनेगा वो भी क्रेडिट साइड पे बनेगा ना, ताकि बराबर हो जाए। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ यार। डेबिट, क्रेडिट। फॉर एग्जांपल आपका ट्रायल बैलेंस जो है ना, यहाँ पे भी 1,000 है, यहाँ पे भी 1,000 है, बराबर है। अब आपने सेल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो सेल रिकॉर्ड होती है भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, सेल एक फॉर एग्जांपल सेल थी आपकी 100 रुपए की। आपने क्या एंट्री की होगी? रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, तो ऐसे ही है ना। अब आपने इसको जमा करते हुए 100 को 500 से बढ़ा दिया, मतलब 600 कर दिया। तो अब क्या होगा? रिसीवल तो 100 ही आएंगे, रिसीवल जाते हैं डेबिट साइड पे, क्योंकि उसकी नेचर डेबिट होती है 100। सेल जाती है ए साइड पे, तो यहाँ पे आपने 600 लिख दिया। ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा फर्क? यहाँ पे 1,600 हो गया, यहाँ पे 1,100। तो 500 का फर्क किस साइड पे आएगा? इस साइड पे। ठीक है, तब भी जाके यहाँ पे 1,600 बनेगा ना। ठीक है, इस तरह करके आपने सोचना है जहन में। ठीक है जी, तो इस तरह करके आपने सोचना होता है कि अगर क्रेडिट साइड में ज़्यादा लिखेगा तो डिफरेंस डेबिट साइड पे आपको बैलेंसिंग आएगा, और अगर डेबिट साइड पे कुछ ज़्यादा लिखेगा तो उसका डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, ऑपोजिट बनता है। एक साइड चीज़ ज़्यादा लिखी है तो सस्पेंस उसके ऑपोजिट बनेगा। ठीक है, ये बात लिख लें, ऑपोजिट। सस्पेंस क्या होता है? हमेशा ऑपोजिट। अगर आपने कोई चीज़ डेबिट ज़्यादा लिख दिया तो सस्पेंस आएगा क्रेडिट साइड में, ताकि उसको बैलेंस कर सके। और कोई चीज़ क्रेडिट ज़्यादा लिख दिया तो सस्पेंस आएगा उसके ऑपोजिट, डेबिट, ताकि उसको बैलेंस कर सके। क्योंकि सस्पेंस का मतलब ये होता है कि उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो ऑपोजिट। तो आपने यहाँ पे क्या किया है? सेल्स अकाउंट को 500 से कम किया हुआ है। तो सेल आती है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो जब क्रेडिट साइड पे मसला है तो सस्पेंस होगा डेबिट में, ऑपोजिट होता है। तो ऑप्शन बी, इस वजह से 500 का डेबिट सस्पेंस आया। ठीक है जी। अगर वो सवाल में कहता है कि भाई क्रेडिट एक्सपेंस है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर ऑप्शन सी होता, क्योंकि ऑपोजिट होता है ना। पेमेंट टू सप्लायर वाज रॉन्गली ओमिटेड कंप्लीटली फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। कंप्लीट ओमिशन को तो हम कहते हैं भाई, कभी भी जिंदगी में एक चीज रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं, पूरी की पूरी रिकॉर्ड ही नहीं की, तो सस्पेंस आएगा ही नहीं। सस्पेंस कब आता है? कि एक चीज आपने कोई ज्यादा कर दिया, डेबिट या क्रेडिट में से एक चीज ज्यादा कर दिया, तो सस्पेंस आएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी बनता है ये। समझ आ गई सारी कहानी की? तो आपने सिर्फ सस्पेंस अकाउंट नहीं पढ़ना कि सर 500 का सस्पेंस है, साथ देखना है भाई उसका बैलेंस भी क्या है। डेबिट बैलेंस है या सस्पेंस का या क्रेडिट है, तो उस हिसाब से आपने चलना है। और ऑपोजिट देखना है। ठीक है, सस्पेंस का डेबिट है तो मतलब ऑपोजिट क्रेडिट साइड पे कहीं मसला है। ठीक है, क्रेडिट साइड पे कहीं मसला है, तो क्रेडिट साइड पे क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं? इनकम, लाइबिलिटीज या इक्विटी, इन तीनों में से किसी जगह पे मसला है। तो अंडर अवर कास्टिंग है सेल्स अकाउंट बाय 500। तो आपने क्रेडिट साइड पे 500 ज़्यादा लिख दिया, तो डेबिट साइड पे कम आ रहा होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम 500 वहाँ पे भी लिख देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। तो डेबिट सस्पेंस अकाउंट 500 से डेबिट, ऑप्शन बी। चलें जी, यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम आखिरी 5 भी एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में 6 से 10 और उससे आखिरी। चलें जी, आखिरी 5 कहाँ से बनते हैं? 55 से? नहीं, 56 से। 56, 57, 58, 59, 60, आखिरी 5 कर लेते हैं जी। 56। अच्छा, बड़े मज़ेदार चीज़ लगी है।
द अकाउंटेंट ऑफ एमी प्रिपेयर ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। द फॉलोइंग एरर वाज फाउंड ऑन डिटेल्ड रिव्यू। ठीक है। डिटेल में जब उसने रिव्यू किया है तो उसको ये गलती पता चली है। मतलब आम देख के पता नहीं चली, उसने को रिव्यू करने की जरूरत पड़ी है, मतलब मुश्किल से पता चली है, तो ऐसा एरर होगा जो मुश्किल से पता चलता है, मतलब ट्रायल बैलेंस बराबर होगा। ठीक है। ट्रायल बैलेंस बराबर ना हो तो पहले शुरू में एरर हमने देखे है ना, जब भी क्रेडिट मैच नहीं करता तो एकदम से गलती पता चल जाती है। यहाँ पे समझो उसको रिव्यू की जरूरत पड़ी है बहरहाल। अच्छा, फ्री सैंपल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 30,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है। फ्री सैंपल्स नहीं होते अक्सर, कंपनीज आई होती हैं कि यार ये हमारी चीज़ आप फ्री में ले लो बस, फ्री सैंपल के तौर पे चीज़ें देती हैं ताकि वो कस्टमर जो है वो चीज़ें ले, अगर उनको अच्छी लगती हैं तो वो हमसे खरीदेंगे। जहरी बात है, एक स्ट्रेटजी होती है बिजनेस की। अच्छा, 30,000 के फ्री सैंपल दिए हैं। ठीक है, तो फ्री सैंपल की वैसे एंट्री होती है, क्या होती है? ठीक है, दो फ्री सैंपल्स, दो तरह के इन्वेंट्री के मेथड्स होते हैं। एक होता है पीरियोडिक, एक होता है परपेचुअल। परपेचुअल में आपको पता है, इन्वेंट्री वाले चैप्टर में आपने देखा होगा क्या साथ साथ रिकॉर्ड होते हैं। तो परपेचुअल में अगर कोई फ्री सैंपल ले तो उसकी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि साथ साथ आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हो। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, परपेचुअल में। पीरियोडिक में क्या होता है जी भाई, आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे होते, बल्कि आप क्या कर रहे होते हो साथ साथ परचेजेज एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट करते हो। ठीक है, पहली एंट्री। ठीक है, पहली एंट्री। और परपेचुअल में पहली एंट्री क्या करते हो आप? इन्वेंट्री डेबिट। अरे यार, एक मिनट। ठीक है, फ्री सैंपल का एंड टू एंड नॉलेज हम सीख लेते हैं ना। हम्म, हम्म, ठीक है, परपेचुअल में पहली एंट्री हम क्या करते हैं? इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं, इन्वेंट्री डेबिट और पेबल क्रेडिट। ठीक है। पीरियोडिक में हम इन्वेंट्री डेबिट नहीं करते, बल्कि परचेजेज एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट करते हैं। ठीक है, पहली एंट्री। अब जब फ्री सैंपल्स की बारी आएगी, फ्री सैंपल बेसिकली होता है किस चीज़ के लिए जी? मार्केटिंग के लिए। सेल्स कंपनी करती है अपनी मार्केटिंग, एक किस्म की प्रमोशन है, क्या लोग फ्री में हमारी चीज़ें खाएं और उनको पसंद आए और वो हमसे मज़ीद चीज़ें खरीदें। ठीक है। तो परपेचुअल में तो आप भाई इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर बैठे थे, तो अब आप उसको, आपके पास से चीज़ें चलेगी, जब किसी को दे दी तो इन्वेंट्री खत्म, इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री क्रेडिट करोगे और सेलिंग एक्सपेंस डेबिट करोगे। ठीक है। तो क्योंकि आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की थी तो इन्वेंट्री खत्म करो, सेलिंग एक्सपेंस। पीरियोडिक में क्या होगा कि भाई आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, क्या रिकॉर्ड किया? परचेजेस। तो आप परचेजेस को रिवर्स करके परचेजेस एक एक्सपेंस से दूसरे एक्सपेंस में शिफ्ट करना है। तो आप परचेजेस क्रेडिट और सेलिंग एक्सपेंस डेबिट। ठीक है जी, ये है जी फ्री। यहाँ पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो इन्वेंट्री को रिवर्स करेंगे। ठीक है। इन्वेंट्री आपके पास से जा रही है, आप किसी को फ्री में चीज़ें दे रहे हो। यहाँ पे परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं तो आप परचेजेस को हिट करते हैं। ठीक है, परचेजेस क्रेडिट। वहाँ पे इन्वेंट्री थी तो इन्वेंट्री क्रेडिट, यहाँ पे परचेजेस थी तो परचेजेस क्रेडिट। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट। जहरी बात है, सेलिंग एक्सपेंस की नेचर इसकी कि चीज़ें बेचने के लिए, प्रमोशन करने के लिए आप करते हो। ठीक है, तो ये इसकी होती है ट्रीटमेंट फ्री सैंपल्स की। ठीक है। परपेचुअल है तो आपकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है पहले, और जब आप फ्री सैंपल के तौर पे देते हो तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाती है, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाता है। पीरियोडिक है तो परचेजेज रिकॉर्ड हुई होती है, तो परचेजेज को कम कर दो और सेलिंग एक्सपेंस बढ़ा दो, डेबिट कर दो। ठीक है।
ये एंट्री होती है। अच्छा, अब बहरहाल ये तो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया, सामने चीज आई तो। अच्छा, फ्री सैंपल से गुड्स के 30,000 के वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, बट वर मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स एट अ मार्कअप ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। अच्छा जी, लोगों को फ्री में चीजें दी और ये अपने पास रिकॉर्ड कर दिया कि भाई ये मेरी सेल हो गई हैं, वो भी 30% पे। ठीक है, लोगों को फ्री में चीजें दी और आके घर में एंट्री की कि भाई ये मैं सेल करके हूँ उधार पे, अब मुझे पैसे भी मिलेंगे क्या? भाई कोई पैसे मिलेंगे नहीं भाई, क्या हो गया? लोगों ने तो चीजें खाई और भागे। ठीक है, क्रेडिट सेल नहीं। अच्छा, व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑफ करेक्टिंग, करेक्शन का इम्पैक्ट क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट पे भी और नेट पे भी? उसको ठीक करने का क्या इम्पैक्ट होगा? एरर का इम्पैक्ट तो हमें पता है कि भाई क्या क्या मसला हुआ है, उसको कहता है उसको ठीक करने का, तो हमें पहले ठीक करने की एंट्री बनानी पड़ेगी। अच्छा, होता क्या है जी, यहाँ पे सेल्स होती हैं जी, फिर नीचे जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, फिर क्या आता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं जैसा सेलिंग एक्सपेंस ये वो, फिर नीचे क्या आता है जी, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो उसने दोनों पे इम्पैक्ट पूछा हमें। अच्छा जी, अब वो सेल उसने क्या बनाई है जी, 30% ऑफ, 30% के मार्कअप पे। तो क्या होता है, एस माइनस सी जीपी, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, 30% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पर 30%, मतलब कॉस्ट 100% है, ठीक है, उस पर 30%, 30% आपका प्रॉफिट है, तो सेल कितनी होगी, 130%। ठीक है, तभी तो 130 में से 100 माइनस होगा तो 30%। अब जो मैं 30,000 की चीज़ें हैं, ये क्या है, कॉस्ट है उसकी, कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, 100%। मैंने कितने परसेंट की फिगर निकालनी है, सेल की, जो कि 130। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 130 करें तो कितना होता है, 39,000। 30% मार्कअप पर चीज़ बेची है। ठीक है, ये हम देखिए, पुराना नॉलेज है, नया कोई चीज़ में नहीं सिखा। ये एस माइनस सी जीपी सारा कुछ हम पहले कर चुके हैं इन्वेंट्रीज के चैप्टर्स में। ठीक है, 30% मार्कअप, अगर 30,000 वाली चीज़ 30% मार्कअप पर बिके तो मतलब कितने की बिकी होगी, 39,000 की। तो उसने 39,000 से एंट्री पास कर दी है। उसने क्या किया, रिसीवेबल डेबिट 39,000 और सेल्स क्रेडिट कर दिए। यही वो कह रहे हैं ना बात, उसकी बात समझने की कोशिश करें। वो ये तो कह रहा है कि फ्री सैंपल दिए हैं, वर मिस्टेकली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल उसको रिकॉर्ड करिए, तो क्रेडिट सेल की एंट्री यही होती है ना, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। क्या ये सेल्स हैं, जवाब है नहीं। ठीक है, तो आप जब उसको आप ठीक करोगे तो सेल रिवर्स करोगे, 39,000, 39,000 से सेल्स कम होंगी, ऐसे ही है। ये सेल्स के आगे लिख रहा हूँ मैं, सेल्स के आगे 39,000 से कम होंगी, क्योंकि ये सेल है ही नहीं, आपने गलती से की है, इसको रिवर्स कर दोगे। आप एंट्री क्या करोगे, सेल डेबिट 39,000 से, और रिसीवेबल क्रेडिट, कि भाई ये रिसीवेबल और सेल वाली एंट्री आपने गलत की थी, उसको रिवर्स किया। तो सेल डेबिट होने का मतलब है सेल में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये साइड तो हमने पोस्ट कर दी। हमने सिर्फ प्रॉफिट पे इम्पैक्ट निकालना है, इसलिए बैलेंस शीट वाले आइटम्स को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है जी, 39,000 से सेल रिवर्स होगी। अच्छा, एम यूज पीरियोडिक, अच्छा पीरियोडिक यूज करता है ये वाला, तो मतलब परपेचुअल पे तो मैं क्रॉस लगाने लगा, ये हमारे इस क्वेश्चन के काम का नहीं है, वैसे मैंने आपको नॉलेज के लिए समझा दिया। ठीक है, 39,000 से उसने सेल गलत रिकॉर्ड किया, वो रिवर्स कर दो। ठीक है, एक बात। अब पीरियोडिक में जब फ्री सैंपल लेते हो तो ये एंट्री पास करते हो, परचेजेस क्रेडिट, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट होगा कितने से, 30,000 से, और परचेजेस कितने से होंगे, क्रेडिट 30,000 से। ठीक है, कॉस्ट पे होती है ना, प्री सैंपल की जो एंट्री होती है हमेशा, ये वाली दोनों एंट्रीज वो किस पे होती हैं, कॉस्ट,
के ऊपर एट कॉस्ट, और चीज़ों की कॉस्ट कितनी है 30,000 से। ठीक है, तो 30,000 से सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। ठीक है, परचेज क्रेडिट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल आपकी कम होगी। ठीक है, परचेज क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी। परचेज एक एक्सपेंस एंड एक्सपेंस कम होता है तो मतलब कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल में आप 30,000 प्लस कर दोगे। ठीक है, सेल में से 39,000 माइनस, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा 9,000 का आएगा। क्या? माइनस। माइनस मतलब डिक्रीज। ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 9,000 से। और सेलिंग एक्सपेंस 30,000 रिकॉर्ड करो, तो सेलिंग एक्सपेंस कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। 9,000 का ऊपर इम्पैक्ट, 30,000 का नीचे, तो 39,000 का आ जाएगा नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट। 9,000 से ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज। और 39 से नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट 9,000, डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट 39, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए इसमें कोई नई चीज़ है? वही पुराना नॉलेज है, ठीक है, सारे का सारा। अब जिस बच्चे को अगर बेसिक एंट्रीज ही नहीं पता, इन्वेंट्रीज के चैप्टर जिस बच्चे ने छोड़े हुए हैं, ये चीज़ मुझे याद पड़ रहा है, हमने इन्वेंट्रीज में बड़ी डिटेल में कवर की थी। जिस बच्चे ने इन्वेंट्री के चैप्टर छोड़े हुए हैं, जिस बच्चे ने पहले 3-4 चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी ही नहीं है, तो क्या वो जो है ये सवाल हल कर सकता है एरर वाला? नहीं, वो नहीं कर सकता। उसको चाहिए कि पहले बेसिक लेक्चर्स कवर करें, फिर ये चीज़ उसको आसानी से समझ आ जाए। ठीक, दोबारा समझाऊँ क्या कहते हैं? चलें एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ। किस पेन से? लाइट ग्रीन पेन से। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका। अच्छा, हुआ क्या कि भाई उसने फ्री में सैंपल दिए। फ्री में सैंपल देते साथ ही उसने क्या किया, यार ये मेरी क्रेडिट सेल्स है, उधार पे मैंने चीज़ें सेल की हैं। ठीक है, तो सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर दी है उसने, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो वो हम रिवर्स करेंगे। सेल 39,000 से रिवर्स होगी। ठीक है, सेल सेल की नेचर क्या होती है? इनकम की नेचर होती है। और कॉस्ट ऑफ सेल की नेचर एक्सपेंस की होती है, जाहिर बात है। अच्छा, तो 39,000 से इनकम कम कर देंगे, ऐसे ही है। ठीक है, ये एंट्री होगी। फिर हमने कहा यार जो 30,000 की चीज़ें थी वो भी तो हमारे पास से गई हैं, तो सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, क्योंकि मेथड पीरियोडिक था। पीरियोडिक में हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? परचेजेस टू पेबल। ठीक है, तो इसमें से जब फ्री में माल चला जाएगा तो परचेजेस क्रेडिट, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, ये एंट्री पास होगी 30,000 से। ये हमेशा कॉस्ट पे होती है। ठीक है, 30,000 वाली चीज़ें हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ की है, 30,000 की चीज़ें। तो सेलिंग एक्सपेंस 30,000 से बढ़ा दो, परचेजेस कम कर दो। ठीक है, तो सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पे नीचे आता है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। ठीक है, तो 30,000 पे यहाँ से माइनस हो जाएगा। और ऊपर परचेजेस क्रेडिट, परचेजेस क्या आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनती है, याद है ना? कॉस्ट ऑफ सेल की का अकाउंट अगर आपको याद हो तो क्या होता है? परचेज। कॉस्ट ऑफ सेल हम कैसे बनाते थे यार? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेजेस, याद है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ सेल बनती है, याद है ना? इन्वेंट्री का जब जिसने नहीं पढ़ा वो ये सॉल्व कर ही नहीं सकता। बहरहाल 30,000 से आपने क्रेडिट किया, क्रेडिट करने का मतलब एक्सपेंस कम होगा। ठीक है, इसलिए मैंने प्रॉफिट में 30,000, एक्सपेंस कम होगा तो मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया। प्रॉफिट पे इम्पैक्ट निकालना है, ठीक है।
क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ से माइनस होती है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाके मैं माइनस कर दूं या प्रॉफिट में 30,000 ऐड कर दूं, बात तो एक ही है। तो 9,000 का इम्पैक्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट पे। ठीक है। 39,000 से इनकम कम और 30,000 से एक्सपेंस कम, तो इफेक्टिवली 9,000 का प्रॉफिट कम ग्रॉस। और नीचे सेलिंग एक्सपेंस 30,000 का आया, तो 39,000 का, 9,000 का ग्रॉस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कम होगा और 39,000 से नेट प्रॉफिट कम होगा, ऑप्शन सी। ये कंफ्यूजन थोड़ी सी इसलिए आई है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे अलग अलग इम्पैक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक देख लिया, मिटा दूं ये। अब अगर वो ये पूछता ना हमसे क्या सिर्फ प्रॉफिट पे इम्पैक्ट निकालो, तो फिर तो बहुत आसान था। सिर्फ प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पूछता ना, फिर तो बहुत आसान था भाई, ग्रॉस और नेट में तोड़ने की जरूरत नहीं है। दो हिस्सों में इसलिए तोड़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट में और नेट में, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बताया भाई। सेल वाली चीज़ें, परचेज वाली चीज़ें, सेल वाली चीज़ें, ठीक है, परचेज वाली चीज़ें, ये ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होगा। याद है नोट्स में मैंने बताया था, सेल, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, इसका इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे जाता है और बाकी चीज़ों का नेट प्रॉफिट पे जाता है। ठीक है जी। खाली प्रॉफिट पे पूछा होता ओवरऑल, ना ग्रॉस ना नेट, तो फिर तो 39,000 आता बस। क्यों? 39,000 की उसने सेल एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया, उसने क्या एंट्री किया, रिसीवेबल डेबिट 39,000 से, सेल क्रेडिट 39,000। तो बस आप ये 39 की सेल रिवर्स कर देते हो और प्रॉफिट पे कहते 39,000 का इम्पैक्ट है। लेकिन उसने दो हिस्सों में तोड़ा, तो इसलिए हमने फिर अलग अलग बताना पड़ा कि ग्रॉस प्रॉफिट पे 9,000 का है और नेट पे 39,000। सही है जी। अच्छा, एग्जाम्पल 56 पढ़े, ओ सॉरी 57 पढ़े। अकाउंटेंट ने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है, द फॉलोइंग एरर निकला है जी, क्या? ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, मतलब सेलिंग एक्सपेंस। 2,40,000 का वाज रिकॉर्डेड है ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस है, मतलब बेचने पे आपने किसी को ट्रांसपोर्ट दी है, लेकिन उसने रिकॉर्ड क्या किया, उसको ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, कैरीज इन। कैरीज इन तो आपको पता है कि परचेजेस का पार्ट बनता है। अब वो बात हुई जिसने इन्वेंट्री का लेक्चर नहीं लिया बच्चे ने, वो ये कर नहीं सकता सवाल। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ सेल हम कैसे निकालते थे, याद है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरीज इन, याद है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करके फिर हमारे पास क्या आ जाता था, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है। और ऊपर क्या आता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही है ना। और कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलता है, ये। ठीक है, फिर नीचे आते हैं सेलिंग एक्सपेंस, और फिर क्या आता है नीचे, नेट प्रॉफिट। सही है जी। अब ये जो 2,40,000 का ना एक्सपेंस, ये यहाँ पे आना चाहिए था, सेलिंग एक्सपेंस, लेकिन उस भाई साहब ने यहाँ पे नहीं लिखा, बल्कि उसको कैरेज इनवर्ट रेट कर दिया यहाँ पे, 2,40,000। सेलिंग एक्सपेंस नहीं लिखा, बल्कि उसको ऊपर लिख दिया कैरेज इनवर्ड में। ठीक है। यानी कि उसने जब कैरेज इनवर्ड लिखा होगा, तो उस वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा हुई होगी। जब कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा हुई होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ होगा। ठीक है, एक देखो कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस हो रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? जब उसने 2,40,000 रुपया कैरेज इनवर्ड रीड किया होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल उसकी बढ़ गई होगी। कॉस्ट ऑफ सेल आपको पता है माइनस होती है यहाँ से, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट गिर गया होगा। कितने से? 2,40,000 से। हालांकि ये तो ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड है, इसका तो ग्रॉस प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपने गलती से 2,40,000 से ग्रॉस प्रॉफिट कम कर दिया।
ये तो सेलिंग एक्सपेंस था। ये तो यहाँ पे आना चाहिए था, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम होना चाहिए था। आपने गलती से उसको ऊपर लिखा, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ, और नीचे नेट प्रॉफिट तो जहरी बात है कम हो गई होगा। तो आपने गलत, सिर्फ गलत लिखने की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ और नेट भी कम हुआ। हालांकि होना क्या चाहिए था, सिर्फ नेट प्रॉफिट कम होना चाहिए था, ग्रॉस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए था। ठीक है जी, ये गलती की आपने, सिर्फ जगह चेंज कर आपने। ये सही है, मतलब एक्सपेंस है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, लेकिन वो नीचे आना चाहिए था, सेलिंग का पार्ट बनना चाहिए था। आपने समझा कि ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है, ऊपर लिख दिया, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बना दिया। सही है। जब आपने गलत लिखा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हिल गया और नेट प्रॉफिट भी हिल गया। अब आप इसको ठीक करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने क्या बताना, इम्पैक्ट ऑफ करेक्टिंग, इसको ठीक करने का क्या इम्पैक्ट होगा। तो भाई जब ठीक करेंगे ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट जाएगा पहले। ठीक है, मतलब आपने क्या किया है, ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 से कम हुआ है, तो उसको ठीक करेंगे तो इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, ये ऑप्शन ए तो गलत है कि भाई गलती की है, इम्पैक्ट तो होगा कहीं ना कहीं, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी, नो इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ऑप्शन सी, डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट एंड डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है जी? अब जब आप उसकी रिवर्सल करोगे एंट्री, ठीक है, आप क्या करोगे, बेसिकली परचेजेस क्रेडिट कर दोगे 2,40,000 से, और सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कर दोगे। ठीक है, परचेजेस या कैरेज इनवर्ड, जरी बात है, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है। ठीक है, अब जब आप परचेजेस कम करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट कितने से, अमाउंट वही है 2,40,000 से, और नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे जो भी इंपैक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट में चला गया होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर आता है, ऊपर से चीज़ गिरती है तो नीचे तक पहुंच ही जाती है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट किस जिस कंपनी का गलत है, वहाँ उसका नेट प्रॉफिट गलत ही होगा, ऐसे ही है ना? ऐसा है या नहीं? जिस भी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट गलत होगा, जिस भी अमाउंट से, नेट प्रॉफिट भी उसी अमाउंट से गलत होगा। ऐसा है या नहीं? ये तो बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग है भाई। किसी भी चीज़ में ग्रॉस प्रॉफिट में मसला है, ग्रॉस प्रॉफिट में कहता हूँ 100 रुपये से कम है तो नेट प्रॉफिट भी 100 से ही कम होगा। ग्रॉस प्रॉफिट पे कहता हूँ 1,000 से ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट भी 1,000 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से ही फ्लो करता है। ठीक है, तो इसको आप जब ठीक करेंगे तो नेट प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट ज़रूर बढ़ जाएगा। पहले गलती से कम हुआ था 2,40,000 का, अब इंक्रीज हो जाएगा 2,40,000 से। नेट प्रॉफिट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन, अब इसमें भी देखें, सारी ये बेसिक अकाउंटिंग है जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, जिस बच्चे के बेसिक इन्वेंटरी वाले चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, जिसको कॉस्ट ऑफ सेल बनाना ही नहीं आता, ये वाला जो अकाउंट है, तो वो ये क्वेश्चन कर सकता है, जवाब है नहीं। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये चीज़ आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। नहीं आई तो बाकी मेरा खैर फोकस करें आप, व्हाट्सएप नंबर तो मेरा आपके पास होगा। अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली फॉर्मेट, वो आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है, कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ ठीक होगी और उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, ये मैं पहुंच गया हूँ भाई फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो देखें फॉर्मेट, रेवेन्यू आता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, उसके बाद माइनस होते हैं, नेट प्रॉफिट बनता है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग टू, वर्किंग टू में जाएं, ये कॉस्ट ऑफ सेल की वर्क, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंटरीज प्लस परचेजेस, और परचेज रिटर्न और डिस्काउंट, और नीचे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके क्या आती है, कॉस्ट ऑफ सेल। तो जिस बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता, तो वो इम्पैक्ट कैसे निकालेगा?
क्योंकि करेक्शन ऑफ एरर में कोई नई चीज़ है ही नहीं, सारा पुराना नॉलेज है, बस उसको ठीक करने का एक तरीका बताया हुआ है। कोई नई चीज़ आपको नहीं बताई हुई कि नई कोई अकाउंटिंग का चैप्टर है अलग से, कहीं भी नहीं है ये। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस ये एक कॉमन सेंस बेस्ड चैप्टर है कि यार ये ठीक हुई हुई है चीज़, ये गलत हुई हुई है, इसको जब ठीक करेंगे तो कैसे ठीक करेंगे, और कहाँ का इम्पैक्ट होगा, आपके जहन में होना चाहिए भाई कि ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, नीचे नेट प्रॉफिट आता है, और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसको जब आप ठीक करेंगे तो आप आ, बता देंगे यार ये चीज़ ऐसे करो, वो ऐसे करो, इम्पैक्ट ठीक। अच्छा यार, मज़े की बात ये है, जो आपका फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर है, देखो करेक्शन ऑफ एरर यहाँ तक पहुंचा हुआ है भाई चैप्टर 10 में भी। इसका मतलब है मुझे अपने लेक्चर्स में इंशाल्लाह चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी, एक आध लेक्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिसमें आपको देखो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है अनएडजस्टेड, ठीक है, उसको एडजस्टमेंट्स करेंगे, और फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और फिर उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। हम्म। चलो कर लेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं। सिर्फ देखने में मुश्किल लग रही हैं चीज़ें, यकीन करें, रियल में जब हम करेंगे ना आप कहेंगे सर ये तो कोई मुश्किल नहीं है। चले वापस आते हैं चैप्टर नंबर कौन सा, एमसीक्यूज कौन सा था, अरे यार, सॉरी यार, कहाँ घूम रहा हूँ मैं, ग्रेट सन, ये क्या ऑप्शन बी, इंक्रीज इन क्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 से बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट पे फर्क नहीं होगा क्योंकि एक्सपेंस ही है। एक जगह के बजाय आपने ऊपर लिख दिया था, ऊपर जब लिखा था तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आपने हिला दिया था, ठीक है। तो आप उसको ऊपर से मिटा दो, ग्रॉस प्रॉफिट पे इम्पेक्ट आएगा कि वो बढ़ जाएगा, नीचे तो आना ही आना है, तो प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 58 पढ़ेंगे। द ट्रायल बैलेंस ऑफ एलपीएस डिड नॉट एग्री न्यू और शॉर्टेज वाज कैरिड टू सस्पेंस अकाउंट, बिल्कुल ऐसे ही होता है जी, ट्रायल बैलेंस पढ़ा दो ना तो हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड, व्हाट इज जर्नल एंट्री टू करेक्ट द अबव एरर, ये आसान क्वेश्चन है कि सिर्फ जनरल एंट्री बतानी है कि भाई इसको ठीक कैसे करें, ठीक है। अब एरर हुआ क्या है जी, ये अ सेल ऑफ 56,000 वाज entered इन सेल्स डे बुक एज 65,000, 56,000 की सेल थी लेकिन सेल डे बुक में आपने लिखी 65 की, 65,000 की, मतलब 9,000 से एक्स्ट्रा लिख दी, ओके। एंड पोस्टेड टू कस्टमर अकाउंट एज 6,500 है, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि 5600 की चीज सेल में 65,000 की लिखी और कस्टमर में 6500 की लिख दी। ओहो हो। कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड। अच्छा वैसे हमने क्या पढ़ा था याद करें, कि दो चीजें होती हैं, कंट्रोल अकाउंट मेंटेन होते हैं, ठीक है, और दूसरा कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं होते। तो हमने कहा था जहाँ पे कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं होते ना, याद है क्या था, तो वहां पे हम सिर्फ कहते थे कि सिर्फ सेल अकाउंट में मसला होगा, रिसीवेबल्स, इंडिविजुअल रिसीवेबल्स ठीक होंगे, याद है ना, सिर्फ सेल में मसला होगा और रिसीवेबल ठीक होंगे, यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं होते। ये वो वाहिद ऐसा सवाल है उसमें वो बता रहा है कि कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं है, तो मतलब सेल ठीक होंगे, रिसीवेबल में मसला हो, सॉरी रिसीवेबल ठीक होंगे, सेल में मसला होगा, रिसीवेबल ठीक होंगे क्योंकि मेंटेन नहीं है। लेकिन वो ये वाहिद ऐसा सवाल है कि उसने कहा भाई इसमें भी मसला मैं कर दिया है ये। वैसे तो हम यही अज्यूम करते हैं ना, वैसे सवाल क्या होता है भाई, यहाँ तक होता है 56 वाज इंटर्ड इन सेल डे बुक है 65,000, और ये आगे नहीं लिखा होता, ठीक है, लिखा हुआ नहीं होता।
तो हम ये समझते हैं अच्छा कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे। नहीं हो रहे तो मतलब सेल अकाउंट में मसला होगा जी। रिसीवेबल ठीक ठीक होंगे। कि यही हम ज्यूम करते हैं ना आज तक जिंदगी में। लेकिन जब उसने कह दिया कि भाई कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हुए हुए लेकिन फिर भी मसला हुआ हुआ है, ये लाइन उसने खुद लिख के बता दी है ये। तो इसका मतलब है दोनों जगह मसला हुआ हुआ है। ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री, उसने गलत एंट्री क्या की हुई है। कस्टमर अकाउंट है 60, तो उसने क्या किया हुआ है, रिसीवेबल्स को 6500 से डेबिट किया हुआ है, और सेल बुक को 65,000, तो सेल 65,000 की रिकॉर्ड की हुई है। ये मसला किया हुआ है। यही बताया मैंने। 56,000 की सेल थी जो कि उसने सेल डे बुक में, मतलब सेल 65,000 की रिकॉर्ड की है और रिसीवेबल 6500 के रिकॉर्ड किए। तो 65,000 में से 6500 माइनस करो। -65 एंड, अरे डिवाइड करूँ, -65 तो 58,500 का, 58,500 का यहाँ पे बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, डेबिट क्रेडिट बराबर होने चाहिए ना। आपने क्रेडिट किया हुआ है 65,000, डेबिट किया हुआ है 6500, तो डेबिट साइड पे 58,500 का फर्क आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट हम बार बार कह रहे हैं क्यों क्रिएट होता है, जब डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होते। क्रेडिट उसने किया हुआ है 65,000 से, डेबिट किया है 6500 से, इतना फर्क आ गया तो ये सस्पेंस अकाउंट होगा। ये रॉन्ग एंट्री है। ठीक। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, ठीक ठीक। करेक्ट तो भाई बिल्कुल ही आसान है ना। करेक्ट, आप रिसीवेबल रिकॉर्ड करें 56,000 के, ठीक है, और सेल्स रिकॉर्ड करें 56,000 की। बस सिंपल काम, ये काम आपने करना था। पता नहीं कौन से मुल्क से आपने पीएचडी किया, आपने जाके ये काम कर दिया। चलो कोई बात नहीं। अकाउंटेंट को बुलाया, हम लोग चले गए जीआईटी वाले स्टूडेंट, हमने जाके उनको ठीक करके दे देंगे। ठीक करने का तरीका तो हमें पहले का पता है। ऐसा है कि नहीं। ये मिटा रहा हूँ मैं। हम्म, ये सस्पेंस था। रॉन्ग। ठीक है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे ये यहाँ पे। रिसीबल 56,000 से डेबिट होने चाहिए। करेक्ट एंट्री यही है। देखो रिसीबल कितने से डेबिट हुए हैं। ग्रीन पेन, कौन सा पेन, ग्रीन। रिसीबल 56,000 से डेबिट होने चाहिए, हुए हुए कितने हैं 6500 से, तो बकाया से डेबिट कर दो। रिसीबल डेबिट कितने से, 58,500 से, मजीद आप बढ़ा दो, डेबिट कर दो। तो रिसीबल भी लग गया क्रॉस के, रिसीबल हमने पोस्ट कर दिए। यार यहाँ पे ही कर दूँ एंट्री, या अलग से साफ पेज पे करूँ। चलो यहाँ पे ही कर देता हूँ। यार बल्कि रुको, साफ पेज पे कर देता हूँ, क्या याद रखोगे आप लोग यार। चलें जी, साफ साफ एंट्री यहाँ पे। हम्म, क्या करते थे हम। अरे, रॉन्ग, करेक्ट और रेक्टिफाइंग। रॉन्ग में क्या हुआ है, उसने रिसीबल डेबिट किए हुए हैं 6500 से, और सेल्स क्रेडिट की हुई है 65,000 से। ठीक है। तो हमने कहा ये बैलेंस नहीं है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं है, तो डेबिट साइड पे 58,500 का सस्पेंस अकाउंट शो हो रहा होगा। ठीक है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, तो करेक्ट तो बिल्कुल सिंपल थी कि भाई रिसीवेबल डेबिट करो 56,000 से, और सेल क्रेडिट कर दो 56,000 से। ये, अब रेक्टिफाइंग में हम इनका इम्पैक्ट दोनों का डिफरेंस देखते हैं। करेक्ट एंट्री में जाके देखते हैं
ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या होती है? जो ठीक ठीक है। इसी बार 56,000 से डेबिट होना चाहिए। क्या वो 56,000 से डेबिट हुआ है? नहीं, वो तो सिर्फ 6,500 से डेबिट हुआ है। होना कितने से चाहिए? 56,000 से। ठीक है, हुआ हुआ कितने से है? 6,500 से। तो 56,000 माइनस 6,500, 49,500 से मजीद डेबिट होना चाहिए, तो रिसीवेबल को आप डेबिट कर दो। होना चाहिए 56,000 से, हुआ हुआ है 6,500 से। तो मजीद कितने का करूँ? 49,500 से मजीद डेबिट कर दूँ। तो रिसीवेबल हो गया ठीक। इस पे क्रॉस लगा दो कि यार ये ठीक हो गया। सेल 56,000 से क्रेडिट होनी चाहिए, वो भी कितने से? 65,000 से। यानी 9,000 से एक्स्ट्रा क्रेडिट हुई हुई है। तो अब उसको रिवर्स कर दो, तो सेल रिवर्स कैसे होती है? डेबिट करके। सेल डेबिट कितने से? 9,000 से। डेबिट ही हो रहे हैं तभी। सेल 56,000 से क्रेडिट होनी चाहिए, हुई भी है 65,000 से क्रेडिट। मतलब 9,000 की एक्स्ट्रा क्रेडिट हुई हुई है। तो 9,000 की एक्स्ट्रा क्रेडिट को खत्म करने के लिए 9,000 का डेबिट कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा। तो सेल 9,000 से डेबिट। तो सेल पे भी आप क्रॉस लगा दो कि सेल वाली साइड भी पोस्ट कर दिए। ठीक है, करेक्ट में कुछ बचा नहीं बचा। रॉन्ग में हाँ सस्पेंस आया हुआ है 58,500 का डेबिट। तो खत्म करने के लिए क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 58 इसमें भी ठीक। तो ये आपकी बच की भाई साहब एंट्री, पोस्ट करेंगे आप। सेल डेबिट, रिसीबल डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट। सेल 9,000 से डेबिट, रिसीबल 49,500 से डेबिट। सेल 9,000 से डेबिट, रिसीबल 49 से डेबिट, तो ये ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी लग रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन सी है। समझ आ गई बात? ये सारी एंट्रीज हम लेक्चर 1 से लेके आज तक, मेरे ख्याल में 6-7 लेक्चर हो गए हैं, लेक्चर 7 सब कुछ हम यही कर रहे थे। और आज एमसीक्यूज में भी देखा है वही चीज़ है, तो मतलब बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है हमने वो ठीक रखने हैं, इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज कर सकते हैं। रॉन्ग एंट्री जो उसने बताई हुई कि यार मैंने ये रॉन्ग किया है वो किया है, वो लिख दो। करेक्ट जो ठीक ठीक होनी चाहिए वो लिखो, और उन दोनों का डिफरेंस। सेल 56,000 से क्रेडिट होनी चाहिए, हुई भी कितने से है? 65 से। मतलब ज़्यादा हुई भी है, तो उसको कम कर दो, 9,000 से डेबिट कर दो। फिर रिसीबल 56,000 से डेबिट होने चाहिए, हुए हुए हैं 6,500 से कम हुए हुए हैं, तो उसको मज़ीद डेबिट कर दो। सस्पेंस फजूल में डेबिट हुआ हुआ है, तो उसको क्रेडिट कर दो। तो ये आपकी होगी वेक्टिंग एंट्री। ठीक है जी। 59 और 60 दो एग्जांपल्स रह गए हैं, 59 एग्जांपल पढ़े जी। ये जी, यार ये तो वही आसान है। ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा, ठीक है कोई मसला है जी, तो उसने जब जाके पढ़ा तो यार ये मसला है जी। क्रेडिट नोट अमाउंटिंग टू 120,000 रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर। सप्लायर से लिया है, मतलब आपने उसको कोई परचेज रिटर्न की है, तो उसकी एंट्री होनी क्या चाहिए? ट्रेड पेबल डेबिट। ठीक है, और परचेज क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए करेक्ट। लेकिन उसने क्या किया? वाज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट नोट इशू टू कस्टमर। कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू किया है, यानी उसने सेल रिटर्न रिकॉर्ड की हुई है। उसने क्या किया है? सेल रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल, रिसीवेबल क्रेडिट, ये किया हुआ है एंट्री। रॉन्ग। ठीक है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड। इसको ठीक करने के लिए क्या दो एंट्रीज करनी चाहिए? तो एक तो भाई ये एंट्री करनी ही चाहिए, करेक्ट रिकॉर्ड तो करना ही करना है ना, तो ट्रेड पेबल डेबिट कर दो, परचेजेज रिटर्न क्रेडिट कर दो। ट्रेड पेबल डेबिट कर दो, परचेज रिटर्न क्रेडिट, हाँ ये एक तो ये ऑप्शन ए होना ही होना चाहिए, ऐसा ही है ना। ठीक तो रिकॉर्ड करनी ही करनी है। दूसरा, जो गलत है ना उसको रिवर्स कर दो।
एक तो ठीक ठीक रिकॉर्ड करनी ही करनी है, दूसरी जो गलत हुई है उसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स कैसे होता है? सेल रिटर्न डेबिट किया हुआ है, उसको रिवर्स करने के लिए सेल रिटर्न क्रेडिट कर दो। और रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है, उसको रिवर्स करने के लिए रिसीवेबल डेबिट कर दो। तो रिसीवेबल डेबिट, सेल रिटर्न क्रेडिट, बी। ये बिल्कुल बेसिक एंट्रीज है। तो ये इसका आंसर है, ए और बी। एक तो ठीक ठीक रिकॉर्ड करनी है, वो तो करो ही करो। दूसरी जो गलत की हुई है उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे होती है? जो चीज़ डेबिट हुई हुई है उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट हुई है उसको डेबिट कर दो, तो एंट्री रिवर्स हो जाती है। तो ये इतना आसान है। 59। 60 पढ़ें जी। चलें जी, आखिरी क्वेश्चन करते हैं और फिर छुट्टी करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। अच्छा जी, उसमें भी यही मसला, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा है। चलो भाई ठीक है, हम तो अब एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह ट्रायल बैलेंस एग्री करने के। शॉर्टेज और सस्पेंस में लेके, अच्छी बात है। विच टू ऑफ द एंट्रीज, दो एंट्रीज करनी है मतलब। ये कोई एरर हुआ है, उसको ठीक करने के लिए क्या दो एंट्रीज करने पड़ेंगी? एरर पढ़ लेते हैं जी। अ मशीन वाज परचेज ऑन 1 मार्च 2024 को मशीन ली थी। ईयर एंड हमारा है जून। अच्छा। लिस्ट प्राइस थी उसकी 9 लाख, बट इट वाज परचेज फॉर 7.5 लाख। ठीक है, मशीन के ऊपर कीमत लिखी थी 9 लाख रुपए, लेकिन हमने हमें 7.5 लाख की मिली थी। द डिस्काउंट ऑफ 150,000 वाज रिकॉर्डेड एज अदर इनकम। क्या ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट नहीं है? बिल्कुल ट्रेड डिस्काउंट है यार। ये क्यों रिकॉर्ड किया है? तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, नॉट रिकॉर्डेड। 1.5 लाख का डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं होता भाई। क्योंकि ये तो मौके के ऊपर होता है, निगोशिएशन की बेस। तो उसने गलत किया भाई, ये उस गलती सामने आ गई। और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% में चार्ज होती है। तो सबसे पहले ये देखो उसने गलत क्या किया है। उसने एंट्री जो की हुई है ना, रॉन्ग। यार यहाँ पे लिख दो। वो ये की हुई है मशीन डेबिट। ठीक है, 9 लाख से मशीन रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है। कैश उसने दिया होगा जी 7.5 लाख रुपए का। बाकी 1.5 लाख से उसने इनकम रिकॉर्ड की हुई है। वाह जी वाह, छा गयो भाई साहब। ये उसने, असल में क्या होना चाहिए भाई मेरे? मशीन डेबिट ही 7.5 लाख से होनी चाहिए, और कैश आप 7.5 लाख से क्रेडिट कर दो। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, आपने गलती की है, तो अब इसको ठीक करो। मशीन 7.5 लाख से डेबिट होनी चाहिए, हुई भी कितने से? 9 लाख से। तो 1.5 लाख से रिवर्स कर दो। तो मशीन 1.5 लाख से क्रेडिट कर दो। 7.5 लाख से डेबिट होनी चाहिए, आपने 9 लाख से डेबिट किया है, मतलब 1.5 लाख से एक्स्ट्रा डेबिट किया है, तो उसको 1.5 लाख से क्रेडिट कर दो। मशीन तो होगी पोस्ट। कैश 7.5 लाख से क्रेडिट होना चाहिए, आपने 7.5 लाख से क्रेडिट किया है, बात ठीक है। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये। इनकम वैसे ही आ रही है, रॉन्ग में पड़ा हुआ है ना। इन रॉन्ग एंट्री में इनकम वैसे ही 1.5 लाख की क्रेडिट हुई है, इसकी ज़रूरत है नहीं है भाई। तो 1.5 लाख का क्रेडिट ख़त्म करने के लिए 1.5 लाख का डेबिट करना पड़ेगा। तो इनकम को 1.5 लाख से डेबिट कर दो। तो ये भी खत्म। ठीक है। तो इनकम 1.5 लाख डेबिट, और मशीन 1.5 लाख क्रेडिट, ये एक तो ये एंट्री होगी बी। ये उसने क्या कहा? 2 एंट्रीज। तो भाई मैंने आपको क्या कहा था, जहां पे भी एसिड का मसला आएगा ना, वहां पे डेप्रिसिएशन का मसला लाजमी आएगा। अगर एसिड ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है तो डेप्रिसिएशन जहरी बात उस पर ज्यादा रिकॉर्ड हुई होगी। एसिड नहीं रिकॉर्ड किया हो तो डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं की होगी। एसिड कम पे रिकॉर्ड किया होगा तो उस पर डेप्रिसिएशन भी कम की होगी। तो जहाँ पे एसिड ठीक करेंगे वहां पे डेप्रिसिएशन लाजमी ठीक करेंगे। तो अब हमने एसिड को 1.5 लाख से कम किया, तो डेप्रिसिएशन भी कम होगी। एसिड कम हुआ तो डेप्रिसिएशन कम होगी। कितने से होगी? 1.5 लाख का एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया था, उस पर रेट है जी 10%। ठीक है, और कब लिया था? मार्च को। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून ईयर एंड है, 4 महीने। तो 4/12, मतलब 4 महीने की आपने डेप्रिसिएशन, जब एसिड ज़्यादा रिकॉर्ड किया होगा तो 4 महीने की डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा रिकॉर्ड की होगी। 4 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है भाई? 5,000। 5,000 डेप्रिसिएशन ज़्यादा रिकॉर्ड की होगी। तो ज़्यादा कैसे रिकॉर्ड की होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने 4 महीनों का 5,000 डेबिट, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया होगा। ज़्यादा रिकॉर्ड किया ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000 से ज़्यादा डेबिट, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो अब इसको रिवर्स कर दो। क्या ये ज़्यादा होना चाहिए था? रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, तो रिवर्स कर दो। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
5,000 से क्रेडिट कर दो, और कम्युनिटी डेप्रिसिएशन 5,000 से डेबिट कर दो। 5,000, ये ऑप्शन डी, कम्युनिटी डेप्रिसिएशन एंट्री रिवर्स ऐसी होती है, जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर दो, जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो। तो ऑप्शन सी, तो बी एंड डी, ये इसका टू करेक्ट ऑप्शन। जहाँ जहाँ एसिड का मसला होगा वहाँ वहाँ डेप्रिसिएशन का मसला होगा। एसिड ज़्यादा किया है तो डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा की होगी, उसको ठीक करो। और एसिड कम किया है तो डेप्रिसिएशन कम की होगी, उसको ठीक करेंगे तो ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये दो इसकी एंट्रीज है। तो चलें जी, हमारे 1 से 5 और 56 से 60, 10 MCQs हो गए इंशाल्लाह। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।